हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ASP डॉट नेट और सी शार्प से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप डॉट नेट में इंटरव्यू देने जाओगे तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आपको हमेशा ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो, हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च भी करोगे नेट पे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अब एक केस है कि यूज़ ऑफ यूजिंग। यूजिंग क्या होता है कि इंटरनली क्या होता है कि ये आई डिस्पोजेबल को ही इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे ही आपका यूजिंग का ये जो ब्लॉक है, जैसे हमने है, तो अगर इस तरह से आप डिफाइन करते हो तो ये क्या करता है कि गार्बेज कलेक्शन को कहता है कि भाई यहाँ पे काम हो गया, अब इसको आप कलेक्ट कर लो। तो इसमें परफॉर्मेंस काफी बूस्ट होती है। आपने देखा होगा कि जब हम इस SQL सर्वर के कनेक्शन बनाते हैं तो मोस्टली हम यूजिंग यूज करते हैं। तो काफी बार डीबी कंटेक्स्ट जो एंटिटी फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट है वो भी बनाते हैं, तो उसमें भी हम यूजिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितनी जल्दी हो जाता है, जैसे काम हो जाता है तो एकदम वो कलेक्ट कर ले। और सेम चीज इसमें भी होती है जब आप आई डिस्पोजेबल इंटरफेस ट्राई करते हो। तो जैसे हमने टी डॉट डिस्पोज हमने कर दिया है यहाँ पे आई डिस्पोजेबल से, तो इसमें भी सेम चीज होती है। तो परफॉर्मेंस बूस्ट है। इसी की बात कर रहे थे जब आप डॉट नेट की डॉट नेट को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम कैसे कॉल सकते कर सकते हैं। तो ये हमारी फंक्शन है। फंक्शन में हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि मान लो एक के अंदर हम कुछ लॉजिक हमारे बेस कंस्ट्रक्टर में लिखे होते हैं, तो उसको हम इस तरह से कॉलन लगाकर हम बेस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे हमारे। एक है नेम हाइडिंग का कंसेप्ट होता है, उसको शेडोइंग भी बोलते हैं। ये शायद आगे भी आएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जैसे मान लो बी है, क्लास बी में एक इंट आई करके कोई प्रॉपर्टी होगी। अगर हम एक नई इंप्लीमेंटेशन लाना चाहते हैं, हम उसमें मान लो कुछ लॉजिक ऐसा था जो हमारे काम का नहीं है अब, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको न्यू करके करेंगे। तो जो भी बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, तो उसको ये इसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ए क्या वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो एक्सेस कैसे कर पाएगा कि जब आप ए का रेफरेंस लेकर उसको एक्सेस करोगे तो हो पाएगा। बाकी इसकी डिटेल वीडियो बनानी हो तो मेरे को बता देना। ये नेम हाइडिंग का कंसेप्ट था और इसको शेडोइंग भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। एक कंसेप्ट होता है क्लासेस का, एक होता है स्ट्रक्चर्स का। तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि इनका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, वैल्यू टाइप्स होते हैं। तो वैल्यू टाइप्स का मतलब कि ये बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू आपका क्या बोलते हैं उसे, क्लासेस। क्योंकि वो हीप में जाकर, हीप में जो आपकी वो होती है वहां पे जाना फिर वापस आना, उसमें एक ओवरहेड होता है। पर स्ट्रक्चर क्योंकि वो स्टैक में ही होते हैं तो उसमें काफी फास्ट होता है। तो काफी ऐसी कैलकुलेशन जो मतलब जिसको बहुत प्रॉम्प्ट हमें चाहिए तो हम स्ट्रक्चर यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होते हैं कि इसमें न्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वैल्यू टाइप होता है। इसको कोई इनहेरिट नहीं कर सकता क्योंकि क्या बोलते हैं, सील्ड था। कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट और सील्ड क्योंकि इम्प्लिसिटी सील्ड होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को इनहेरिट करना पड़ता है, तो वो भी नहीं है। और ये प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड इंटरनल भी नहीं हो सकता। और ये वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। बट इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर सकते हैं। अब ये देखो कि मतलब हमें ऐसा लगता था कि इंटरफेस क्लास का कंसेप्ट है, बट स्ट्रक्चर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरफेस का बेसिकली काम क्या है कि एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना कि ये इंफॉर्मेशन ये इंप्लीमेंट कर ही करे। तो इंटरफेस स्ट्रक्चर में हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कॉन्स्टेंट। अब है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट को जब एक बार हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम दोबारे उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते। और उसी में एक सिमिलर कंसेप्ट होता है रीड ओनली का। रीड ओनली क्या करता है कि रीड ओनली फील्ड्स कैन बी इनिशियलाइज आइदर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और कंस्ट्रक्टर में हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही है कि हम दोबारा इसको इसमें वैल्यू नहीं डाल सकते, बट इसमें बजाय इसके कि यहाँ पे डालने की वजह हम इसको कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं। तो रीड ओनली इसमें यही कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। बाकी स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड्स यूज टू डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर्स। ये हमने देखा था जब स्टैटिक क्लास की बात कर रहे थे। इफ यू डिक्लेयर अ क्लासिक स्टैटिक क्लास देन इन द क्लास ऑल द मेंबर्स। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है वो मैं वहां पे भी डिस्कस कर रहा था कि अगर जैसे क्लास को स्टैटिक बना दिया तो उसके अंदर के सारे मेंबर आपको स्टैटिक बनाने पड़ेंगे। और स्टैटिक कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्लासेस के साथ यूज हो सकता है, फील्ड्स के साथ हो सकता है, ऑपरेटर्स और इवेंट्स के साथ भी हो सकता है, और मेथड्स के साथ हो सकता है। तो स्टैटिक हमारा यहाँ यहाँ यूज हो सकता है। और ये तो हमें पता ही है कि जब आप स्टैटिक क्लास के अंदर कुछ यूज करते हैं या क्लास के अंदर स्टैटिक की कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, क्लास डॉट और उसका प्रॉपर्टी का नाम या फंक्शन नेम स्टैटिक अगर बना दिया है तो। पर अगर स्टैटिक क्लास बनेगी तो उसके अंदर के सारे मेथड्स या प्रॉपर्टीज हमारी स्टैटिक ही रहेगी।
अब एक ये प्रॉब्लम है, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि डीएलएल प्रॉब्लम विद कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में डीएलएल की प्रॉब्लम क्या है? तो होता क्या है कि मान लो आपके पास दो लाइब्रेरीज हैं और हमने उसमें कांस्टेंट डिफाइन कर दिया एक। तो जो रेफरेंसिंग है, मान लो ए और बी है, और हमने ए में मतलब बी में एक कांस्टेंट फील्ड है, तो वो क्या करता है जब आप कंपाइल करोगे ना उसको, तो बी की जो रेफरेंसिंग है, जो जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो ए में एम्बेडेड हो जाती हैं। तो मान लो अगर वो कंपाइल भी नहीं होगी ना, मान लो अगर वो कंपाइल भी हो जाती है, मान लो बी की लाइब्रेरी अगर कंपाइल भी हो जाती है और आपने ए की लाइब्रेरी कंपाइल नहीं करी, तो होगा क्या कि वो पुरानी वैल्यू उठा लेता है। तो ये बहुत रिस्की और मेजर प्रॉब्लम है इसमें। इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हम रीड ओनली यूज कर कर। रीड ओनली क्या करता है कि हमेशा रेफरेंस, अगर आपका उसका आईएल कोड देखोगे जब वो जनरेट होता है, तो क्या करेगा, जैसे ए और बी की बात करी, बी में हमने रीड ओनली डिफाइन किया और ए उसका रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। तो ए में जो अगर आईएल वैल्यू जनरेट होगी उसमें क्या होगा कि वो ए मतलब बी डॉट ए ऐसी कुछ लिखा होगा, उसमें वैल्यू एम्बेडेड नहीं होती। तो एक ये मेजर मतलब एक बेनिफिट है रीड ओनली का। तो इसको जो डीएलएल प्रॉब्लम है उससे सॉल्व हो जाती है। और हमें क्या करना है कि क्योंकि हमें स्टैटिक वैल्यू ही चाहिए, तो हम स्टैटिक रीड ओनली डिफाइन कर कर इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही बी कंपाइल होगा तो हमें ए को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब वो एक्सेस करेगा वैल्यू यहाँ से वहां की, तो अगर बी कंपाइल है तो उसमें नई वैल्यू है, तो वो क्या करता है कि रेफरेंस ही है, रेफरेंस उठाया वहां पे गया, वहां पे जाकर नई वैल्यू लाकर दे देगा। तो एम्बेडेड नहीं करता। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसकी अगर डिटेल वीडियो बनानी हो तो मेरे को बता देना, बाकी नेट पे भी काफी मिल जाएगा। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, एक और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का काम है। अब हमें लगता है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ स्टैटिक क्लासेस में यूज होता है, बट ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल क्लास में भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। अब उसको देख लेते हैं कि हमें कहाँ यूज होता है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर एज सून एज द क्लास इज रेफरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर कोई स्टैटिक मेंबर है हमारा और उसको हमें इनिशियलाइज करना है या कुछ भी ऐसे वैल्यू करना है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, स्टैटिक तो चेंज नहीं होता है, तो अब मान लो क्लासेस के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट स्टैटिक का जो वो है वैल्यू सेम ही रहेगी। तो उसमें क्या करेगा कि हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मान लो न्यू करा हमने पहली बार, जब भी उसको एक्सेस करा ऑब्जेक्ट को, तो वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर वो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा सा ध्यान है। और एक अलग कंसेप्ट वो आता है कि जैसे अब ये कंडीशन हमने लगा दी है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में कि अगर टेस्ट डॉट आई डी लेस देन 10 है तो ये 20 हो जाए। तो मतलब कुछ ऐसा हो कि काउंटर बनाना हो, वेबसाइट काउंटर, तो उसमें कुछ हमें मैनिपुलेशन करनी हो, तो उस तरह के कामों में काम आ सकता है। और ये कहते हैं कि ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से किस तरह से डिफरेंट है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसके बाद सेकंड पार्ट में ले जाएंगे इसको। तो हाई डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का काम है, जैसे आपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डाल दिया, तो आपका क्या है कि वो जो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वो उस ऑब्जेक्ट को आप बना नहीं पाओगे कंस्ट्रक्टर में। तो इसका काम कहाँ आते हैं, जब आप सिंगलटन पैटर्न बनाओगे तो वहाँ पे काफ़ी यूजफुल रहता है, क्योंकि सिंगलटन पैटर्न में हम मेक श्योर करते हैं कि कोई और ऑब्जेक्ट ना बनाए, जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वही आपका एक्सेसिबल हो। तो एक हम स्टैटिक मेथड लेकर उसको ही वो पास कर देते हैं। और क्योंकि हमें उसका इंस्टेंस भी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक क्लास में बना सकते हैं, इसलिए हम एक क्लास बनाकर उसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दें ताकि उसका कोई इंस्टेंस ना बना पाए। तो ये भी अगर आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिस्कस कर लें।